पर चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत आज सुबह अचानक जो है चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जेडीए पहुंचे, जहां पर सीएस के दौरे की जानकारी के बाद दौड़ी जेडीसी मंजू राजपाल और जेडीए सेक्रेटरी हेमपुष्प शर्मा। करीब 9:35 तक ना तो जेडीसी पहुंची थी जेडीए और ना ही सेक्रेटरी पहुंचे थे, और दौरे की सूचना के बाद जेडीए के अफसरों में हड़कंप मच गया। एसीटीपी एलपी प्रीति गुप्ता के कमरे में फाइल्स देख गुस्सा हुए हैं सीएस के दौरे के दौरान सीट पर नहीं मिली एसीटीपी एलपी प्रीति गुप्ता। आशिफ इस वक्त संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। आशिफ, देखिए हम लगातार देख रहे हैं सुधांशु पंत सीएस एक्शन मोड में है और आज भी वो जेडीए पहुंचे, क्या तस्वीर उन्हें वहां पर मिली? देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसा कि लगातार सीएस जो है वो अलग अलग विभागों का अलग अलग महकमों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो आज जेडीए पहुंचे हैं और जेडीए के अंदर अभी वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है। पहले उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का दौरा किया और जो बेसिक बुनियादी बातें होती हैं किसी भी महकमे दफ्तर या विभाग की, अधिकारी या कर्मचारी समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, कोई फाइल कितनी देर से पेंडिंग है, कितने काम कब से रुके हुए हैं, इन सारी चीजों का जायजा वो लेते हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनसे वो बात करते हैं। अभी आप तस्वीरों में देख पाएंगे इन्हीं फाइलों को खंगालते हुए, इन्हीं अधिकारियों से बात करते हुए। अब इस दौरे के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस दौरे के बाद में कितने उनकी जो है वो कसौटी पर ये अधिकारी खरा उतरते हैं, कितने काम यहाँ पर हो चुके हैं, कितने अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुंच चुके हैं और क्या वो यहाँ से खुश होकर जाते हैं या फिर किसी तरीके की गाइडलाइन या दिशा निर्देश देकर जाते हैं, ये इस दौरे के बाद में पता चलेगा। फिलहाल वो जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, कुछ कर्मचारी और अधिकारी इस समय वो बातचीत कर रहे हैं, फाइल भी देख रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं रजिस्टरों को खंगालते हुए सीएस। और पूरे उनके जो दौरे हैं उसमें एक बात राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ी क्लियर हो गई है कि किस विभाग में कब सीएस पहुंच जाए, कितने बजे पहुंच जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसका असर ये होने लगा है कि राजस्थान के जो लगभग सभी विभाग हैं उसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंचने लगे हैं। मैंने यहाँ भी देखा जब मैं जेडीए पहुंचा था तो कुछ बड़े आनंद फानंद के अंदर जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे, जैसे उन्हें सूचना मिली कि सीएस जो है वो पहुंच चुके हैं। उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर आज सीधा जो है जी 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 ये अभी पूरा इनको एक और चक्कर यहाँ पर लगाना है, देखते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है वो निकलकर सामने आता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब सुबह सुबह सीएस पहुंचते हैं किसी विभाग या दफ्तर में तो जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हीं में यही चर्चा रहती है कि समय पर पहुंचिए, क्योंकि किसी भी दफ्तर में कभी भी जो है वो सीएस पहुंच सकते हैं। ये आज जेडीए का नंबर है, आज जेडीए में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा करेंगे, पहले एक बार जरा सा जो है वो चेक कर लिया जाए कि मैं यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कि आपके सामने जो है इस समय सीएस दूसरे कर्मचारियों से भी बात करते हुए। तो राजस्थान में फिलहाल केवल जयपुर की बात नहीं है, चाहे वो 5-7 संभाग हो, वहां पर भी ये चर्चा है कि जो सीएस हैं वो जयपुर ही नहीं, वो उदयपुर भी पहुंच सकते हैं, भरतपुर भी पहुंच सकते हैं या फिर जो है वो बीकानेर भी पहुंच सकते हैं, कोटा भी पहुंच सकते हैं। तो सभी विभाग के लोग जो है वो सुबह आजकल समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कामों का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आशिफ, हम देख भी रहे हैं, लेकिन जो है सीएस जब पहुंचे थे क्या वहां पर सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वो दफ्तरों में पहुंच रहे हैं और कई जगह पर तो जो लोग टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें जो है उन पर कार्रवाई तक की जा रही है। ऐसे में जब ये दूसरी विजिट रही जेडीए के तो कितना माहौल बदला नजर आया सीएस को? जेडीए जो है बड़ा विभाग है, यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बड़ा विभाग है, सैकड़ों कर्मचारी और जो है इसमें काम करते हैं, बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। समय पर पहुंचने की जहां तक बात है, पिछले कुछ समय में जब से सीएस को लेकर ये चर्चाएं हैं सभी विभागों में, तो लगभग सभी कर्मचारी और अधिकारी जो है वो समय पर पहुंचने लगे हैं। ये सीएस के अचानक दौरे से ये असर पड़ा है कि सभी विभाग के लोग समय पर आने लगे हैं, चर्चाएं यही रहती हैं। लेकिन अब जो है ये आज यहाँ पर कितने अधिकारी या कर्मचारी नदारद रहे हैं, नहीं पहुंच पाए हैं, ये अभी ये जब दौरा मुकम्मल हो जाएगा, दौरा कंप्लीट हो जाएगा सीएस का, उसके बाद में ये पता चलेगा। रैंडम वो किसी भी रूम को खुलवाकर देख रहे हैं किसी कमरे में। अभी आप देखिए ये विधि उप निदेशक का कमरा है जिसका नाम है जगमोहन मित्रू का। ये कमरा बंद था, ये कमरा इन्होंने खुलवाया और अब अंदर जाकर देख रहे हैं
कि क्या ये अधिकारी छुट्टी पर हैं, अगर छुट्टी पे हैं तो क्या इसकी पूर्व सूचना दी गई है, और अगर पूर्व सूचना नहीं दी गई है तो ये अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो उनकी लिस्ट बनेगी और इसके बाद में जो जेडीए निदेशक हैं उनको साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की जाएगी, किन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किन के खिलाफ एक्शन लेना है। ये अब से जो है वो जब दौरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सामने आ जाएगा। और आसिफ, एक फाइल को चेक किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक एक फाइल या फिर मैं यूं कहूं कि रैंडम डॉक्यूमेंट्स, रैंडम फाइल्स, वो किसी भी फाइल को उठाते हैं, वो किसी के भी कमरे में जाते हैं, वो किसी भी कर्मचारी से बात करते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो विभाग आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है वो किसी न किसी कर्मचारी के जरिए आपको पता चल जाती है। यानी कि अगर विभाग ये प्लान करता है कि सीएस का दौरा होगा और हम इस तरीके से सीएस को हैंडल करेंगे, तो वो उस दौरे में उस पूरे प्लान की पोल खोल देते हैं। यानी उन्हें पता चल जाता है किसी से भी बात करने पर, किसी भी फाइल को खोलने से, कि इतने कर्मचारी इतने समय से नहीं है, या इस विभाग के अंदर कर्मचारी आमतौर पर 2 घंटे लेट पहुंचते हैं, 3 घंटे लेट पहुंचते हैं, या फिर जो है वो कई कई दिनों छुट्टियों पे रहते हैं, किस तरह की सांठगांठ है, किस तरह की मिलीभगत है आपस में किस विभाग में, ये सारी जानकारियां वो किसी विभाग में पहुंच के जुटा लेते हैं। आपको याद होगा जब ये परिवहन हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जब मैंने इनसे बात की थी, मैंने कहा कि आप जो है वो पिछली बार भी आए थे परिवहन विभाग, क्या चेंजेस मिले आपको? तो इन्होंने दूसरे दौरे में मुझे जवाब दिया था कि जो मैंने पहला दौरा किया था उससे ज्यादा बुरी हालत, बदतर हालत इस दूसरे दौरे में मुझे देखने को मिली है। यानी सभी विभागों में, चूंकि ये सीएस हैं, खुद लंबे समय तक आईएएस रहे हैं, तो ये जानते हैं कि किस तरह की लापरवाहियां, किस तरह की कमियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। कौन सी फाइल किस दफ्तर के अंदर कितने समय तक पड़ी है, आम आदमी के कामकाज कब से रुके हुए हैं, क्यों नहीं हो रहे वो काम, ये सारी बातों की जानकारी वो जो है वो यहाँ पर जुटाते हैं, देखते हैं कि फाइल कब से पेंडिंग है। और इससे कहीं ना कहीं आमजन को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि दफ्तरों के चक्कर काटकर आमजन परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब जब जेडीए इतना बड़ा दफ्तर है जहां पर सीएस पहुंच रहे हैं और खुद फाइलों को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग अपने कैबिन में, कर्मचारी अपने कैबिन में है या नहीं, इससे आमजन को बड़ा फायदा होगा। जरूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो आमजन है उनको बड़ा फायदा होगा। देखिए, अगर कर्मचारी अधिकारी समय पर दफ्तर पहुंचने लगेंगे, अगर सारे विभागों की सभी समस्त पूरे प्रदेश के अंदर सभी विभाग अगर इस व्यवहार को अपनी आदत में लाते हैं कि समय पर पहुंचते हैं, आम लोगों के काम अगर समय पर करते हैं, सभी फाइलों का निपटारा समय पर करते हैं, तो यकीनन इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, वो आम लोगों तक पहुंच पाएंगे। और इस समय पूरे प्रदेश में यही चर्चा है कि न केवल जयपुर बल्कि कोटा, उदयपुर, बीकानेर, कहीं पर भी सीएस किसी भी समय पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सभी विभाग अलर्ट रहते हैं। हालांकि बावजूद इसके, इतनी अलर्टनेस के बावजूद भी उन्हें कहीं न कहीं किसी विभाग में फाइल की कमियां या कर्मचारियों की अनुपलब्धता मिल ही जाती है। आज जेडीए के दौरे पे देखते हैं क्या कुछ जेडीए से निकलकर सामने आता है। हम ये भी देख रहे हैं कि उनके दौरे की पूरी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। बिल्कुल, उनके साथ में जो है वो इस तरह के कैमरामैन रहते हैं, जो ऑफिशियल कैमरामैन है, जो सरकार की तरफ से जो कैमरामैन है। बाकी जैसे मीडिया को सूचना मिलती है, हालांकि मैंने ये भी नोटिस किया कि जब जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं या किसी भी विभाग में पहुंचते हैं, मीडिया को इसकी जानकारी उनके पहुंचने के 10 से 15 मिनट बाद लगती है। तब तक काफी जो है वो फाइलें पहुंचकर वो देख चुके होते हैं। अब जैसे ही पता चली, उन्होंने कहा फिलहाल मैं यहाँ पर अभी जांच कर रहा हूँ, उसके बाद में देखता हूँ, बात करता हूँ, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और वो हर बार जो है वो बात भी करते हैं मीडिया से, बताते हैं इस विभाग में क्या कमी है। यानी किसी विभाग के ऊपर वो जो है विभाग को बचाने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर का अधिकारी हो, कितना भी बड़ा कर्मचारी हो, कितना भी इफेक्टिव विभाग हो, वो साफ तौर पर उसकी कमियां जो है वो मीडिया के सामने रखते हैं। यानी मीडिया के सामने रखने का मतलब ये है कि वो पूरे प्रदेश के सामने रखते हैं। वो किसी अधिकारी को कभी बचाने की जो है वो कोशिश नहीं करते हैं कि नहीं यहाँ पर सब ठीक है, बल्कि वो कैमरे पर कहते हैं, माइक पे कहते हैं कि यहाँ पर ये कमियां हैं, इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। और जो वाकई जहां पर ज्यादा लापरवाही मिलती है वहां पर एक्शन भी लिया जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने रैंडम किसी के कमरे में वो पहुंच रहे हैं जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम है, ये है। ठीक है आसिफ, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएस के पहुंचने तक कई अधिकारी कर्मचारी नदारत मिले थे, अब उन पर कार्रवाई भी जो है आगे की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं रेंडमली जो सीएस हैं वो हर एक
कर्मचारी के कैबिन में पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर वो नहीं मिलते हैं या फाइलों में कुछ गड़बड़ी होती है तो उस पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस को झटका लगा है। जोटवाड़ा से 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। भाजपा नेता लालचंद कटारिया ने कराई बीजेपी ज्वाइन। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रति लोग दिखा रहे भरोसा। राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण में जीत है। पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प के साथ है देश, इसलिए कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं लोग। तो चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा कुनबा जो है कांग्रेस का वो पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। भाजपा नेता लालचंद कटारिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। डबल इंजन सरकार के प्रति लोग दिखा रहे भरोसा, ये साफ तौर पर नेताओं का कहना है। दरअसल 24 में नेताओं को हाथ का साथ जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और बीजेपी मजबूती के साथ इस लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, चुनाव से पहले लगातार ये दल बदल देखने को मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लग रहा है। जोटवाड़ा के 24 नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और चुनाव से पहले ये बड़ा जो सदस्यता अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। एक दिन में कई हजारों कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग राज्यों के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर आज इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये लोग काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। तो राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण में जीत तय है, ये जानकारी देते हुए नजर आए हैं। जोटवाड़ा के 24 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है यहां पर और चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 24 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और साथ ही साथ भाजपा नेता लालचंद कटारिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। ये सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, बाकी अन्य प्रदेशों में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। बाबूलाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबूलाल, देखिए, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है चुनाव से पहले, क्योंकि 24 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को आज और झटका लगा है। जयपुर ग्रामीण के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और खास तौर से जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने लालचंद कटारिया की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करी है बीजेपी की। तो बीजेपी को मजबूती मिलेगी इससे और खास तौर से राव राजेंद्र सिंह जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है, तो उनको इसका जबरदस्त फायदा होगा। लालचंद कटारिया पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, गहलोत सरकार में भी मंत्री थे और अभी अभी बीजेपी में आए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण के जितने भी बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो कांग्रेस के नेता हैं उनको पार्टी में शामिल कराया जाए और बीजेपी को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। इसी कड़ी में आज लालचंद कटारिया ने करीब 2 दर्जन कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो एक तरह से बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को इस इलाके में। जोबनेर, बेगस, कालवाड़ के इलाके के जो भी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं जो बरसों से पार्टी में थे, वो आज कांग्रेस छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हो गए। तो राव राजेंद्र सिंह के लिए भी अच्छी खबर है कि जोटवाड़ा से पिछली बार बीजेपी 1.25 लाख वोटों से आगे रही थी लोकसभा के चुनाव में। इस बार उस लीड को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस कड़ी में आज जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे बीजेपी और इस इलाके में मजबूत होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद बाबूलाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन। आपको बता दें, सीएम भजनलाल ने पार्टी में उनका स्वागत किया है। 6 कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्षदों ने जो है बीजेपी का दामन थामा है। तो जैसलमेर से खबर आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया है
वहीं आपको बता दें कि अब की बार 400 पार का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इसी सिलसिले में लगातार जो है पार्टी काफी एक्टिव में नजर आ रही है और साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत का दावा जरूर है। 25 लोकसभा सीटों पर नजरें बीजेपी की हैं। हालांकि इससे पहले 2 लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी के पास 25 की 25 सीटें रही भी हैं। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली है। आपको बता दें रियल एस्टेट कारोबारी को जो है धमकी भरा फोन यहां पर आया है, इंटरनेशनल नंबर से आया है ये व्हाट्सएप कॉल। कारोबारी ने श्यामनगर थाने में शिकायत जो है दर्ज की है। फोन न उठाने पर ऑडियो मैसेज से धमकी दी गई है। खुद को रोहित गोदारा बताकर ये धमकी दी गई है। श्यामनगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं संवाददाता विष्णु, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, देखिए गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन आया है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल कुछ ऐसे वारदातें हो रही है जिनमें जयपुर शहर की कारोबारियों को गैंगस्टर्स के नाम से धमकियां दी जा रही है और इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया श्यामनगर इलाके में, जहां पर एक रियल एस्टेट कारोबारी को धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को दोपहर के वक्त में एक कॉल उन्हें आता है, इंटरनेशनल कॉल किया गया व्हाट्सएप नंबरों पर, लेकिन जब कारोबारी ने वो कॉल नहीं उठाया उसके बाद में एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई जिस वो नंबर भी इंटरनेशनल नंबर था और इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए कहा कि या तो जवाब दे दो या फिर इंतजार में रहो। तो इस तरह की धमकियों के बाद में व्यापारी ने अपने परिजनों को बताया और आखिरकार स्वयं भी गए क्योंकि गैंगस्टर का मामला था और अब श्यामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। तो फिलहाल नंबर जो है वो बाहर के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन धमकीबाज क्या रोहित गोदारा ही है कोई और, इसकी जांच पुलिस कर रही है। जी ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस तरीके की फोन कॉल्स जो है वो सामने आ रहे हैं, खुद को रोहित गोदारा बताकर धमकी दी जा रही है और श्यामनगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन क्या ये रोहित गोदारा ही है या रोहित गोदारा के नाम पर कुछ और गैंगस्टर सक्रिय तो नहीं है? बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 दूसरे चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। शनिवार तक 5 सीटों पर 8 प्रत्याशियों ने वापस लिए थे नाम। दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में अब 183 प्रत्याशी, शुक्रवार को 191 प्रत्याशियों के 271 नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं और 25 प्रत्याशियों के 33 नामांकन जांच के दौरान कर दिए गए थे खारिज। तो फिलहाल दूसरे चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। 5 सीटों पर 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए थे। 13 लोकसभा क्षेत्रों में अब 183 प्रत्याशी हैं और 25 प्रत्याशियों के 33 जो नाम हैं वो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। बांसवाड़ा में कांग्रेस ने बीएपी को अपना समर्थन दिया है। भागीद्वारा उपचुनाव में बीएपी को समर्थन दिया गया है। आपको बता दें दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने खुद इस बात की जानकारी एक्स पर दी है। अरविंद डामोर आज वापस लेंगे अपना नामांकन। तो फिलहाल आपको बता दें बांसवाड़ा में कांग्रेस ने अंतिम में जो नाम है वो फाइनल किया था, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद डामोर आज अपना नामांकन वापस ले लेंगे क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। क्योंकि अब बीएपी को समर्थन दे दिया है कांग्रेस ने, तो साफ तौर पर बीएपी का कैंडिडेट ही इस बार जो है बांसवाड़ा से चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट से आज नाम वापसी करवा लेगी। तो ऐसे में अब बीजेपी वर्सेस बीएपी का ये पूरा का पूरा चुनाव रहने वाला है। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी यही बयान दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में देश में 400 से अधिक सीट और प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर साबित होने वाला है। राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिसके साथ लोगों की आस्था और भावना जोड़ी है। दिलावर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने यह मुमकिन किया है कि जो असंभव था, ऐसे में दिलावर ने दावा किया है कि लोग उन्हें कैसे वोट कर सकते हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। दिलावर ने साथ में कहा है और दावा भी किया है इस बार की जीत के साथ जीत का अंतर भी बड़ा रहने वाला है। अब की बार 400 पार और इसी के साथ राजस्थान में 25 की 25 सीटें। बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा ही दावा है लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन इन सब के बीच में आखिर क्या वजह है कि 400 सीटें और प्रदेश की 25 सीटों को लेकर के बीजेपी दावा कर रही है? तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो
राम मंदिर का बीजेपी मानती है और इसको लेकर के बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ में जो शख्सियत है वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बड़ा चेहरा है बीजेपी का मदन दिलावर साहब, जो शिक्षा और पंचायत राज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। दिलावर साहब, चुनाव प्रचार के दौरान आप अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आपके नजरिए से क्या सबसे ऊपर फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा है जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखो, आज के 500 साल पहले आक्रांता बाबर जो लुटेरा था, उसने अयोध्या में स्थित श्री भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। तभी से हमारे पूर्वज लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे कि भगवान राम का मंदिर हम वापस बनाएंगे, और इस बात का इंतजार था कि प्रभु भगवान राम का मंदिर कब बने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर बीकानेर से आपको देंगे, जहां पर सीएम अग्रवाल समाज के होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने सीएम का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री सुमित गोदारा सहित कई विधायक इस दौरान मौजूद भी रहे। तो अग्रवाल समाज का होली मिलन समारोह यह रहा। नमस्कार, आपके फेवरेट शो मारू राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 मामले में एक और मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है। बांसवाड़ा के राकेश ने अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाया था। आरपीएससी में 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। पुलिस ने इससे पहले कैलाश जांगू को गिरफ्तार किया था और दोनों आरोपियों से गहनता से पड़ताल और पूछताछ करने में जुटी हुई है टीम। 2 मूल अभ्यर्थियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। कैलाश ने बताया कि 2 लाख में डमी अभ्यर्थी बैठाया गया था। अलग अलग भर्ती में अब तक आपको बता दें कि 11 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आरपीएससी लगातार फर्जी भर्ती मामले में कार्रवाई कर रहा है और इस मामले में एसओजी की ओर से जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर, एसओजी का एक्शन लगातार शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 मामले में जारी है। 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली और इसी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, एक डमी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी। आबू रोड शहर के रीको थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। मावल चौकी पर गुजरात से आने वाली गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक इनोवा गाड़ी में सोने चांदी के आभूषण से भरे हुए बॉक्स मिले। गाड़ी चालक सहित आपको बताएं कि लोगों से आभूषणों के बारे में जब पूछताछ की तो उनकी तरफ से कोई भी ना ही बिल पेश किया गया और ना ही संतोषजनक जवाब ये लोग दे पाए। इन आभूषण की कीमत बताई जा रही है कि 2.5 करोड़ के लगभग है। तो नाकेबंदी के दौरान करीब 2.25 करोड़ के जेवरात गाड़ी से जब्त हुए हैं और माना यह जा रहा है कि इनका इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने में किया गया होगा और इसीलिए ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जा रही है। नाकेबंदी कर लगातार कई कारों की वाहनों की तलाशी करने में जुटी हुई है पुलिस और अब यहां पर 2.25 करोड़ के सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। कार की सीट के नीचे इन जेवरातों को छिपाया गया था। कोटा में देर रात औद्योगिक नगर इलाके में जहरीली और बदबूदार गैस के रिसाव से लोगों को दिक्कतें हुई। लोगों ने सड़कों पर जाकर हंगामा किया। लोगों ने बदबूदार गैस के चलते बताया कि उनको आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उल्टी जैसी शिकायतें हो रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोगों का कहना है कि लोहार बस्ती, नागपाल कॉलोनी और सूरसागर इलाके में कई दिनों से अजीब दमघोटू गैस का रिसाव हो रहा है। वहीं पुलिस ने हंगामा करते लोगों को आश्वासन दिया है, समझाइश की है और अब जाकर लोग शांत हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अगली खबर डूंगरपुर से, जहां पर 84 थाना पुलिस ने गुजरात रोडवेज बस में सफर कर रहे 2 युवकों से 3 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है। दोनों युवक कैश के बारे में कोई संतोषजनक जवाब जब नहीं दे पाए। उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और पुलिस की माने तो जोथरी में नाकेबंदी के दौरान गुजरात रोडवेज को बस को रुकवाया गया था और चेकिंग जब हुई तो 2 युवक पुलिस को देखकर छिपने लगे, जिस पर पुलिस ने शक होने पर दोनों युवकों की तलाशी ली। इस दौरान एक युवक के पास से कपड़े की थैली में ये रुपए मिले हैं, जिनकी आपको बता दें कि जो कैश बरामद हुआ है वो 3 लाख के लगभग का है। चुनाव को देखते हुए
मैं थाना अधिकारी भाई जाप्ता द्वारा जोत्री बस स्टैंड पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के अंदर डूंगरपुर से आने वाले वाहन और चिमलवाड़ा से आने वाले वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा था। दौरान चेकिंग संतरामपुर से डूंगरपुर जाने वाले रोडवेज को चेक किया गया तो रोडवेज के अंदर 2 व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए, जिनको नीचे उतारा, उनका नाम पता पूछा गया तो एक व्यक्ति का नाम नरेश और दूसरे का नाम प्रताप है, जो दोनों ही कलबा थाना धम्बोला के रहने वाले हैं। उनके पास से हमें 3 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है, और जिसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। राशि को हमने जब्त कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। कोटपुतली के नीमराना में देर रात 20 बीघा सरसों की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फसल के नुकसान के मुआवजे को लेकर यहां पर मांग की है। जाहिर तौर पर किसानों को यह बड़ा नुकसान हुआ है। 20 बीघा सरसों की फसल जलकर राख हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिलवाड़ा से अगली खबर है, जहां पर आसीन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 बच्चा प्रचारक दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। रविवार को मरुधरा में बीजेपी की कई रैलियां हुई। राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर चुनावी प्रचार किया। मरुधरा के सियासी संग्राम पर यह खास रिपोर्ट आपके लिए। स्वागत है राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिग्गज नेता राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार के दिन दोनों नेताओं ने जमकर प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने झुंझुनू और बीकानेर में हुंकार भरी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर में जनसभा को संबोधित किया। देश आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में मोदी जी के कारण। दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से राजनाथ की जुबान पर फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा और कांग्रेस की बड़ी पराजय होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस को करप्शन की जननी भी बताया। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, साथ ही अपनी बड़ी जीत का दावा भी किया। वहीं राजनाथ सिंह ने झुंझुनू में बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के जीतने की बात कही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन का गहरा रिश्ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत भी बढ़ी है। दुनिया भी मान रही है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर से बनेगी और नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को कैसे चलाया जा सकता है, ये बीजेपी ने बताया है। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे बहनों भाई, मुख्यमंत्री बने। राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार के आगे का रोड मैप भी बताया और पिछले 10 सालों का हिसाब किताब भी दिया। पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जेगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है।
जब राजनाथ सिंह कांग्रेस पर इतने हमलावर थे तो योगी आदित्यनाथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। वैसे भी राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली की बड़ी डिमांड होती रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में यूपी के सीएम ने जबरदस्त जोश भी भर दिया। निशाने पर तो कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा अपनी बड़ी जीत का भी किया और लोगों को याद दिलाया कि 2014 से पहले देश की परिस्थिति क्या थी और इन 10 सालों में देश कैसे बदल गया। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर की रैली में बीजेपी की जीत का दावा तो किया ही, साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। सीकर में तो बीजेपी का मुकाबला लेफ्ट से है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेफ्ट के साथ कांग्रेस को भी लपेटा और बताया कि कैसे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस, और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया, हो गया ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। मरोधरा में शुरुआती 2 चरणों में चुनाव होंगे। अभी 10 दिनों का प्रचार और बचा है। ऐसे में अन्य दिग्गज नेता भी आपको रेगिस्तान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की रैली भी राजस्थान में होगी। आने वाले दिन में राजस्थान की सियासत और दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया में मोदी जी के कारण भारत का सम्मान। दरअसल चुनाव में बयानबाजी इस कदर जारी है कि तालिबान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार से नहीं चूक रहे और यही हाल है नागौर सीट का, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने हैं। दिल्ली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो, और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। तो आतंक की सुल्तान छोड़ो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही है, मजबूती रखी भारतीय जनता पार्टी। सुना आपने, ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, जिनके बीच जुबानी जंग चल रही है और इस जुबानी जंग में तालिबान और अफगानिस्तान हो रहा है। ज्योति मिर्धा के एक और बयान पर नागौर जिले में सियासत तेज हो गई है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने खिंवसर क्षेत्र में भाषण देते हुए खिंवसर के थली बेल्ट की तुलना तालिबान व अफगानिस्तान से की। दरअसल 5 अप्रैल को खिंवसर में ज्योति मिर्धा ने गांव में भाषण में ये कह दिया था कि थली बेल्ट में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो और इतना मुश्किल है वहां चुनाव लड़ना। धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खिंवसर, मैंने कहा कभी देखा है खिंवसर, ये तो फिर भी सवाल है। मैंने कहा थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो, और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। एक मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था। इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव ढाणी कवर हो जाते हैं, और खिंवसर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं। दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा। इसी बात को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा बनाया और कहा कि ज्योति मिर्धा को देखो वो क्या कहती हैं। थली का जो इलाका है वहाँ तालिबानी है, अफगानिस्तानी है। तालिबानी तो आतंकी संगठन है। किस तरह से लोगों को बांट रहे हैं और क्या इनकी मानसिकता है। तो उसमें बोल रही थी कि थली का जो इलाका है वो तो तालिबानी है और अफगानिस्तानी है। बताओ, तालिबान तो आतंकी संगठन है,
सुनो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी के लोग वही है उसके अच्छा सुनो थली सड़क पर अलग है क्या, सारे एक ही तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करके और किस तरह लोगों को मारते हैं, क्या मानसिकता है। बात यही खत्म नहीं हुई। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती तक दे दी। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो मैं सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को दाढ़ी और मूंछ कटवानी होगी। ज्योति मिर्धा ने गगवाना गांव में भाषण के दौरान इतना बड़ा ऐलान कर दिया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाना से, गगवाती अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा दूंगी, अगर आपकी मेरे से कम है तो कल ही जाकर के अपने दाढ़ी फिलहाल ये दूसरा मौका है जब ज्योति मिर्धा के बयान को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भुनाने की कोशिश की है। इससे पहले संविधान में बदलाव वाले बयान को लेकर बेनीवाल ने घेरने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और इस बीच देखिए जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोषियों पर कार्रवाई से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर चले गए हैं। कांवतिया अस्पताल के गेट पर महिला के प्रसव का ये पूरा मामला, जिसमें लापरवाही बरतने पर 3 रेजिडेंट को निलंबित किया गया था और अब निलंबन के खिलाफ ही हड़ताल पर रेजिडेंट उतर आए हैं। गलत खून चढ़ाने के मामले में भी दोषियों को बहाल करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो एक बार फिर यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर एक्शन के खिलाफ नाराज नजर आ रहे हैं। कांवतिया अस्पताल के गेट पर महिला के प्रसव का ये पूरा मामला, जहां पर दोषियों पर जब एक्शन हुआ तो अब रेजिडेंट हड़ताल पर चले गए। और अगली खबर सांचौर से है, जहां पर वायुसेना की ओर से आज पूर्व अभ्यास किया जाएगा। बॉर्डर के पास देश की पहली एयर स्ट्रिप अगडावा में जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों तरफ सड़क को डायवर्ट किया गया है। हवाई पट्टी पर जगुआर, सुखोई 30 फाइटर जैसे लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। हवाई पट्टी का 9 सितंबर 2021 को राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया था। आरपीएससी की एक और परीक्षा में